जय माता दी साथियों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं टीकाकरण। यह हमारी परीक्षा के प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य का चौथा उपविषय है। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसके सिलेबस में दिया है राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने के दुष्प्रभाव। तो दोस्तों सब ये जो टॉपिक है टीकाकरण, ये पूरे पेपर का सबसे सरल और सबसे कम समय में तैयार होने वाला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लियर दे रखा है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके ही पूछे जाएंगे। यानी राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो 6 बीमारी करने के लिए जो टीके हैं केवल वो पूछे जाने हैं। पिछले पेपर में भी केवल उन्हीं से प्रश्न आए थे। और दूसरा है टीकाकरण का महत्व, तो ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन पाता है कि एक एग्जैक्ट क्वेश्चन बन सके। इसी प्रकार से टीकाकरण ना होने के दुष्प्रभाव, तो वो भी हमको पता है कि हाँ बीमारी हो जाएगी टीकाकरण नहीं होगा तो ये बहुत ही सरल है। इसमें हमको केवल राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जो टीके हैं उनके बारे में पढ़ना है कि ये टीके कब लगते हैं और कौन कौन सी बीमारियों के लिए होते हैं। स्पेशली केवल इतना ही पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए होते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन आप लोग फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। हम देखते हैं कि पिछले साल विगत वर्ष कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो विगत वर्ष नहीं, पिछले पेपर में राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीकों से 4 प्रश्न आए थे और 2 प्रश्न ऐसे आए थे, उनमें ये पूछा गया था, उन बीमारियों के नाम पूछे गए थे जिनका अभी तक टीका नहीं बना है। और तीसरा, टीकाकरण में सावधानी से 2 प्रश्न आए थे। अब देखते हैं टीकाकरण का महत्व। देखिए साथियों, जब बच्चा घर में होता है तब तो वह सुरक्षित रहता है, उसको बाहर के जीवाणुओं से और अन्य चीजों से लड़ना नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आता है, बाहर के वातावरण के जीवाणुओं से उसको लड़ना पड़ता है, लेकिन उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक नहीं होती है। तो उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए टीके लगाना जरूरी होता है। वैक्सीन्स ऐसी दी जाती हैं जिनकी सहायता से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विशेष रोग के प्रति बढ़ जाए। जैसे कि मान लीजिए हमने डिप्थीरिया के लिए एक टीका लगाया, तो डिप्थीरिया बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। सबसे पहले जो टीका का आविष्कार किया वैक्सीन का, वो एडवर्ड जेनर ने, और उन्होंने चेचक नामक रोग की रोकथाम के लिए एक टीका बनाया था। अब आते हैं टीकाकरण के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर। तो सन 1985 में भारत सरकार ने 6 जानलेवा बीमारियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इसका लक्ष्य क्या था? वही लक्ष्य था कि भाई ये जो 6 बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, इनसे किसी भी तरीके से बचा जाए। तो वो 6 बीमारियां कौन सी थी ये जान लीजिए आप। पहली थी तपेदिक, दूसरी डिप्थीरिया, तीसरी काली खांसी, चौथी टिटनिस, 5वीं खसरा और 6वीं पोलियो। यानी अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो इन 6 में से ही कोई एक आंसर होगा, इनके अलावा कोई नई बीमारी आएगी तो वो अपना आंसर नहीं होगा, अगर हमको कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं 6 बीमारियों से लड़ने के टीके सिलेबस में है, तो वही पूछेंगे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा गया। क्योंकि पिछला जो पेपर हुआ था उसमें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया था, और इस बार भी उम्मीद है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि कुछ प्रमुख बैक्टीरियल वैक्सीन यानी कि जीवाणु टीका और कुछ प्रमुख वायरल वैक्सीन यानी कि विषाणु टीका, यानी ऐसे टीके जो जीवाणुओं की मदद से बने हैं और ऐसे टीके जो विषाणुओं की मदद से बने हैं, उनका कंपोजिशन का एक चार्ट है जो मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे व्यापम महिला पर्यवेक्षक तपोभूमि क्लासेस पे डाल दिया है। आप में से कईयों लोग तो फेसबुक ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप वहां से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वहां पर आप देखिए क्योंकि इसमें क्या है, केवल हम उसको पढ़ेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा, उसको समझाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। वहां पे बस नाम लिखे हैं कि ये वाले टीके में ये कंपोजिशन है, इस जीवाणु से बना है, ये वाला टीका इस विषाणु से बना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो रिवाइज करना है या कोई भी वीडियो रिवाइज करना है कभी भी,
तो आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कीजिए, वहां पर आपको टाइमिंग दे रखी है कि किस टाइम पे कौन सी चीज मैंने बताई है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं प्रमुख टीके और उनसे कौन सी बीमारियों के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये देखते हैं। पहला टीका है बीसीजी का टीका। ये टीका जन्म के समय ही लगा दिया जाता है। इससे तपेदिक, टीबी या क्षय रोग, एक ही चीज है, इस बीमारी से हमें बचाव होता है। दूसरा है डीपीटी का टीका, या इसको ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 बीमारियों के लिए होता है। डिप्थीरिया, टेटनस, कोकर खांसी, इन तीनों बीमारियों के लिए होता है। ये भी इसकी 3 खुराक दी जाती हैं। अगली स्लाइड में आपको वो सब चीजें दिखाई जाएंगी, ये सारी टीकों को किस तरीके से दिया जाता है वो आप देख पाएंगे। हाँ, फिर है एक टीका डीटी। ये 2 बीमारियों के लिए काम में आता है, डिप्थीरिया और टेटनस। अगला है टीटी, टेटनस प्रतिजीवाणु विष, टेटनस से बचाव होता है इससे। पांचवा है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये कुछ नहीं है, जो पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी वही है। ओरल का मतलब है मुंह से दिया जाता है, तो ये वाला टीका हम मुंह से लेते हैं, दवाई पीते हैं इसकी, पोलियो का टीका। इसको सेबिन टीका भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सेबिन टीका। ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। फिर है टाइफाइड का टीका, इससे टाइफाइड दूर होता है, टाइफाइड से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फिर हैजे का टीका, चेचक का टीका, खसरे का टीका, जैसा बीमारी उसी के हिसाब के नाम का टीका है। दोस्तों बहुत से लोगों को गलतफहमी ये होती है कि अगर हमने एक बार टीका लगवा लिया तो हम कभी भी उस बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। अच्छी बात है अगर आप उस बीमारी से ग्रसित नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए सबको बीसीजी का टीका लगा होगा, ठीक है, सबको टीबी का टीका लगा है, लेकिन फिर भी कभी जब आप बड़े होते हैं 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है इन टीकों की, और आपको फिर से ये बीमारी हो सकती है अगर आप किसी के संक्रमण में आ जाते हैं तो। चलिए अब देखते हैं कि टीके भी प्रमुखता कितने प्रकार के होते हैं। तो टीके एक तो किस कंपोजिशन पे बने हैं उस आधार पे हम इसको विभाजित करेंगे, तो उसको आप फेसबुक ग्रुप पे चार्ट में देख सकते हैं। एक तो जीवाणु से बने हुए टीके और एक विषाणु से बने हुए टीके। और यहाँ पर दूसरे तरीके से अगर इनको हम क्लासिफाई करें तो वो है जीवाणु, जीवित क्षीण जीवाणु, और दूसरा है टॉक्साइड। ठीक है, तो जीवित क्षीण जीवाणु यानी इसमें जीवित जीवाणुओं से मिलके जो टीका बनता है वो है, और टॉक्साइड यानी कि विषाणु जो दूसरे जीवों को नष्ट करते हैं उनसे बनता है, तो वो टॉक्साइड। जीवित क्षीण जीवाणु में बीसीजी, पोलिया और चेचक के टीके होते हैं, और टॉक्साइड में डीपीटी और टीटी के टीके होते हैं। यहाँ पर इन टीकों का रखरखाव और भंडारण किस प्रकार से किया जाता है ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आना ही आना है। आप ये मान के चलिए कि ये इतने में से एक प्रश्न आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है भंडारण में कि बीसीजी और चेचक के टीके 4 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। कि ये जो जीवित क्षीण जीवाणु है उसके जो 2 टीके हैं बीसीजी और चेचक, इनको 4 डिग्री से 8 डिग्री पे रखना चाहिए। ओपीवी यानी पोलियो का टीका और खसरा का टीका यानी मीसल्स का टीका और खसरे के टीके को -20 डिग्री, यहाँ पे -20 डिग्री है यानी बर्फ में रखना चाहिए। जीवित टीकों को सूर्य प्रकाश और एंटीसेप्टिक के संपर्क से बचाना चाहिए। जो जीवित टीके होते हैं जिनमें जीवित क्षीण अणु है यानी बीसीजी, पोलियो और चेचक, इनके ऊपर क्या है सूर्य का प्रकाश और एंटीसेप्टिक के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो जीवाणु मर सकते हैं, तो उससे बचाव करना चाहिए। अगला है टीकों की शक्ति में वातानुकूलित वातावरण न होने से गिरावट आती है। यानी कि मान लो -20 डिग्री पे रखना है और आप -20 डिग्री पे नहीं रख पा रहे, तो उसकी जो क्षमता है टीका की वो खत्म हो जाएगी, धीमे धीमे गिरेगी। अब देखते हैं टॉक्साइड का भंडारण किस प्रकार से करते हैं। तो टॉक्साइड का भंडारण भी 4 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना चाहिए, और टाइफाइड और हैजे के टीके भी 4 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर रखना चाहिए। तो दोस्तों हमको क्या सीखने को मिला कि जितने भी टीके हैं पोलियो और खसरे के टीके को ही -20 डिग्री पे रखना है, बाकी प्रत्येक टीके को 4 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं
अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टीके कब कब देने चाहिए। जैसे जन्म के समय बीसीजी का टीका देना चाहिए, जिसकी एक खुराक पर्याप्त है, लेकिन दिल्ली में 2 खुराकें भी लगती हैं, इसलिए यहाँ पे डबल स्टार लगा हुआ है। पोलियो की 0 खुराक दी जाती है जन्म के समय। फिर 6 सप्ताह बाद एक पोलियो की खुराक और एक डीपीटी की खुराक दी जाती है। फिर उसके 4 सप्ताह बाद यानी 10 सप्ताह बाद फिर एक पोलियो की और डीपीटी की यानी इन दोनों की दूसरी खुराक दी जाती है। ऐसे ही 14 सप्ताह बाद फिर पोलियो की और डीपीटी की तीसरी खुराक दी जाती है। उसके बाद इसी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे मेरा अंदाज है प्रश्न यहाँ पे डायरेक्ट ही आएगा। आपको या तो टीके का नाम पूछ देंगे कि इससे कौन सी बीमारी से बचा जाता है, या फिर ये पूछ देंगे कि इनमें से कौन सी बीमारी के लिए टीका नहीं बना है, और फिर एक आध प्रश्न भंडारण वगैरह पे पूछ देंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, और सिलेबस में टीकाकरण के सिलेबस में इतनी दम नहीं है कि कहीं और से प्रश्न बनाया जा सके जो ऑथेंटिक प्रश्न हो। मतलब जो क्वेश्चन सेटर है उसमें कंफर्म हो जाए कि हाँ ये प्रश्न सही जाएगा। जैसे कि टीकाकरण ना होने के दुष्प्रभाव पे वो ज़्यादा अच्छा नहीं बना सकता। क्या बनाएगा, जैसे पोलियो है, पोलियो के लिए अगर टीका नहीं लिया है तो विकलांग हो जाएगा व्यक्ति। और इसमें कोई इस तरीके से क्लियर कट नहीं है कि भाई कोई ये दिक्कत हो जाएगी। जैसे डीपीटी का टीका है तो वहाँ पे क्लियर है कि ये इन 3 बीमारियों से मिलकर बना होता है, तो वहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके हैं, ये आप देख लीजिए। साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त टीके भी 2002 से लगने लगे हैं, वो लिस्ट मैं फेसबुक ग्रुप पे डाल दूंगा। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण टिक कर दूंगा जिनको आप याद रख लें। वैसे तो इतने में से ही आ जाना चाहिए। अब आप लोग देख लीजिए, पिछले पेपर में जो 8 प्रश्न आए थे वो आपके सामने हैं। इन 8 प्रश्नों को आप वीडियो पॉज कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनको आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनके आंसर्स। इनके सही आंसर फेसबुक ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा। साथ ही साथ ये जितने भी वीडियोस हो रहे हैं इन सभी की पीडीएफ फाइल मैं 15 तारीख तक सभी की पीडीएफ फाइल अपने फेसबुक ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद। जय माता दी।